हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुलरी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन लोग कुछ मेडिकल सर्जिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, द नर्स मोस्ट रिलेवेंट असेसमेंट वुड बी। कि एक पेशेंट है जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उनमें नर्स कौन सा जो असेसमेंट है वो सबसे रिलेवेंट होगा इस चीज़ के लिए जो नर्स करेगी। तो इसमें फर्स्ट है फ्लैंक पेन रेडिएटिंग इन द ग्रोइन, सेकंड है डिस्टेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन, थर्ड है पेरिनियल एडिमा, फोर्थ है यूरेथ्रल डिस्चार्ज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो बीपीएच है इसके अंदर यूरिनरी रिटेंशन होता है, जो ब्लैडर है वो फुल होता है यूरिन से, उसकी वजह से वो पाल्पेबल होता है, और उसमें इसके कारण जो लोअर एब्डोमेन है उसमें डिस्टेंशन होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डिस्टेंशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स रिसीव्स emergency laboratory result for a client with chest pain and immediately informs the physician. An increased myoglobin level suggests which of the following। मतलब इमरजेंसी में एक पेशेंट है, उसका जो मायोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, तो वो इनमें से कौन सी कंडीशन सजेस्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लीवर डिजीज, सेकंड है मायोकार्डियल डैमेज, थर्ड है हाइपरटेंशन और फोर्थ है कैंसर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके अंदर सबसे पहले जो मायोग्लोबिन का लेवल है वो ब्लड सीरम के अंदर बढ़ जाता है। तो जो मायोग्लोबिन का लेवल है वो विद इन 1 आवर के अंदर पीक लेवल पे होता है। और जो मायोग्लोबिन है वो एक टाइप की प्रोटीन है जो कि अपने स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर मिलती हैं। इसको अपन ज़्यादा रिलीवेंट नहीं मान सकते, श्योर नहीं बोल सकते कि मायोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ही है। इसमें अगर कोई स्केलेटल मसल में डैमेज है उसकी वजह से मायोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है, लेकिन अपन इसको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि जो मायोग्लोबिन लेवल है वो अपन ऐसे मान सकते हैं कि हाँ उस कंडीशन में हो सकता है कि मायोकार्डियल डैमेज हुआ हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मायोकार्डियल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स टीचेज द क्लाइंट विद एंजाइना अबाउट कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड। कि नर्स है वो पेशेंट है उसको टीच कर रही है नाइट्रोग्लिसरीन के जो साइड इफेक्ट है उनके बारे में, तो उनमें से कौन सा कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट है जो कि कॉमन है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है स्टोमक क्रैम्प्स, थर्ड ऑप्शन है हेडेक और फोर्थ ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हेडेक। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनमें हाइपोटेंशन है, डिजीनेस है, ये नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से हो सकती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करती है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर लिपिड abnormalities, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पीवीडी। पीवीडी मतलब पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो इसमें मतलब कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उनमें इनमें से कौन सा जो नीचे ऑप्शन दिए हैं कौन सा कॉमन रिस्क फैक्टर है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, थर्ड है लो कंसंट्रेशन ट्राइग्लिसराइड्स और फोर्थ ऑप्शन है वो है लो लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। जो एलडीएल है वो बॉडी अगर उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है, जो एचडीएल है वो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12 है। कि मतलब इनमें से कौन सा फूड है जो नर्स सजेस्ट करेगी जिसकी वजह से कि सबसे अच्छा जो विटामिन B12 है वो मिल सके। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है वेजिटेबल्स, थर्ड ऑप्शन है ग्रेन्स, फोर्थ ऑप्शन है ब्रोकली। तो इसमें जो सबसे अच्छा विटामिन B12 का सोर्स है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो विटामिन B12 का सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है मीट।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद एप्लास्टिक एनीमिया, द नर्स मॉनिटर्स फॉर चेंजेस इन विच ऑफ फॉलोइंग फिजियोलॉजिक फंक्शंस। कि एक पर्सन है उसमें एप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ है, तो इनमें से कौन सा चेंज है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जो कि नर्स असेस करेगी और मॉनिटर करेगी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बॉल फंक्शन, सेकंड है पेरिफेरल सेंसेशन, थर्ड है ब्लीडिंग टेंडेंसीज और फोर्थ है इनटेक आउटपुट। तो जो है प्लास्टिक एनीमिया है उसमें क्या होता है, जो बोन मेरो है वो WBC का, RBC का और प्लेटलेट्स तीनों का ही प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो इसके अंदर अगर प्लेटलेट्स का अपने प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो बॉडी के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके कारण नर्स है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी को मॉनिटर करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर इलेक्टिव स्प्लेक्टोमी बिफोर द क्लाइंट गोज टू सर्जरी, द नर्स इंचार्ज फाइनल असेसमेंट वुड बी। कि मतलब एक पेशेंट है उसका स्प्लेक्टोमी प्लान है, तो उसमें जो क्लाइंट है वो सर्जरी के लिए जाने से पहले नर्स है वो फाइनल क्या असेसमेंट करेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है साइन कंसेंट, सेकंड ऑप्शन है वाइटल साइंस, थर्ड ऑप्शन है नेम बैंड, फोर्थ ऑप्शन है इम्पिटी ब्लेडर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वाइटल साइंस। तो इसमें जो ये प्रोसीजर है वो इलेक्टिव प्रोसीजर है। तो इलेक्टिव प्रोसीजर मतलब ये होता है कि जो पहले से प्लान्ड हो। अगर पहले से कोई भी प्रोसीजर प्लान है तो इसमें साइन कंसेंट है, नेम बैंड है, इम्पिटी ब्लेडर है, ये सब चीज़ें पहले से चेक कर ली जाती हैं। उसके बाद में जैसे वाइटल साइंस है वो जस्ट बिफोर अगर आप OT में शिफ्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ऐसी कंडीशन में अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हैज अंडरगोन लैरिंजेक्टोमी, द इमीडिएट नर्सिंग प्रायोरिटी वुड बी। कि मतलब एक क्लाइंट है उसका लैरिंजेक्टोमी हो रहा है तो उसमें अपन इमीडिएट जो नर्सिंग प्रायोरिटी है वो क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट है कीप ट्रेकिया फ्री ऑफ सिक्रीशंस, सेकंड है मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट और प्रमोट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है कीप ट्रेकिया फ्री ऑफ सिक्रेशंस। एयरवे है उसको पेटेंट रखना सबसे कॉमन प्रायोरिटी होती है, तो इसके लिए जो ट्रेकिया में सिक्रेशंस हैं उनको अपन रिड्यूस करेंगे, ट्रेकिया को सिक्रेशन फ्री रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेल क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस आस्क नर्स हाउ लॉन्ग द ट्रीटमेंट मस्ट बी कंटिन्यूड, नर्स एक्यूरेट रिप्लाई वुड बी। कि मतलब एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है वो नर्स से पूछ रहा है कि उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा, तो उसके लिए जो नर्स का अप्रोप्रिएट रिप्लाई क्या होगा। तो इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 3 वीक्स, सेकंड ऑप्शन है 6 to 12 मंथ्स, थर्ड ऑप्शन है 3 to 5 मंथ्स और लास्ट ऑप्शन है 3 years एंड मोर। तो जो अपने को पता है जो डोट्स हैं वो 6 to 12 मंथ तक अपन देते हैं, मिनिमम 6 मंथ होता है। तो ये जो 12 मंथ जो उससे ज़्यादा टाइम है वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब कौन सी टाइप की TB है और क्या कंडीशन है। मतलब उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, पहले कोई मेडिकेशन बीच में छोड़ दी और थोड़े दिन डोट्स लेके उस कंडीशन में जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। कि मतलब इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के इंसर्ट करने के टाइम अपन देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, सेकंड है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, थर्ड है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर और फोर्थ है डैमेज टू लैरिंजियल नर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वह है डैमेज टू लैरिंजियल नर्व। जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है लैरिंजियल नर्व को डैमेज करने का। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं साइन जो कॉम्प्लिकेशन है वो, तो इसमें एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक इसमें जो ब्लीडिंग है वो भी हो सकती है। इसके बाद में इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्रोपिन सल्फेट इज इंडिकेटेड इन ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट। कि मतलब एट्रोपिन सल्फेट इनमें से अपन सभी क्लाइंट को दे सकते हैं, इनमें से कौन सा क्लाइंट है जिसको नहीं दे सकते वो पूछा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइंट विद हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा है क्लाइंट विद बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, तीसरा है क्लाइंट विद ग्लूकोमा, चौथा है क्लाइंट विद UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो पर्सन है
जो ग्लूकोमा है, जिसके ग्लूकोमा है, उसको अपन एट्रोपिन नहीं देते हैं, क्योंकि जो एट्रोपिन है वो इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाता है और ग्लूकोमा के पेशेंट में पहले से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इसलिए जो ग्लूकोमा पेशेंट है उसको अपन एट्रोपिन सल्फेट नहीं देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स थ्रो पेन असेसमेंट विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो अपन जो पेन का असेसमेंट करते हैं इनमें से अपन ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो इसमें सबसे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो कौन सा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है कोज, थर्ड ऑप्शन है कोजिंग फैक्टर्स और फोर्थ ऑप्शन है इंटेंसिटी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है वो होता है इंटेंसिटी। अपन जो पेन की सीवियरिटी है उसको प्रॉपरली असेसमेंट करने के लिए जो पेन की इंटेंसिटी है उसको चेक करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, द नर्स इज अवेयर द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस क्लाइंट इज। कि इनमें से कौन सा अर्ली इंडिकेटर है हाइपोक्सिया का एक अनकॉन्शियस क्लाइंट में, कि मतलब किस चीज़ से अपन असेस कर सकते हैं कि पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर अपने को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइनोसिस, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन है हाइपरटेंशन और फोर्थ ऑप्शन है रेस्टलेसनेस। तो जो एक अनकॉन्शियस क्लाइंट है उसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन में अपने को सबसे पहले रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, तो उससे अपन आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स obtains a specimen of clear nasal drainage from a client with a head injury. Which of the following test differentiates mucus from cerebrospinal fluid? कि मतलब एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हो रखी है, उसमें एक जो नर्स है वो स्पेसिमेन लेती है अपने नेजल ड्रेनेज का, तो इसमें किस चीज़ से अपन म्यूकस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये म्यूकस है या CSF है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड है ग्लूकोज और फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो अपने को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे कॉमन है और सबसे यूजफुल है वो है ग्लूकोज। जो म्यूकस है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता, जो CSF है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो इस चीज़ से अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर ए लॉन्ग लेग कास्ट इज रिमूव्ड द मेल क्लाइंट शुड। कि मतलब एक मेल क्लाइंट है उसमें लेग फ्रैक्चर के कारण उसमें लेग कास्ट लगा हुआ था, उसको रिमूव करते हैं, तो इसके बाद इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन है। तो इसमें पहला है क्लीननेस द लेग बाय स्क्रबिंग विद ए ब्रिस्क मोशन, सेकंड है पुट लेग थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, थर्ड है रिपोर्ट एनी डिस्कम्फर्ट और स्टिफनेस टू द फिजिशियन, फोर्थ है एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एलिवेट द लेग व्हेन सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो अपन लॉन्ग टाइम तक कास्ट लगने के बाद में जो सबसे कॉमन इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो लेग एडिमा होता है। अगर अपन लंबे टाइम तक पैर को नीचे लटका के बैठेंगे तो उस टाइम में लेग एडिमा बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, और इसको अपन प्रिवेंट करने के लिए जब भी लंबे टाइम तक बैठते हैं तो पैर को साथ में एलिवेट करते हैं, लंबे टाइम तक पैर को लटका के नहीं बैठते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।